अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं या फिर नहीं, पर आप देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के जद्दोजहद में लगे हैं और सिस्टम में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जान खतरे में हो। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। ये बात हम नहीं कहते, ये बात कहने के लिए जो आंकड़े हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन पर, गूगल पर मौजूद हैं, जो ये बयान करते हैं कि आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ आखिर अब तक क्या होता रहा है। आंकड़ों पर बाद में जाएंगे, पर एक किस्सा सुनाकर के मैं आज के इस मामले की शुरुआत करूंगा। किस्सा है 2003 का। 2003 में NHAI में कार्यरत एक इंजीनियर सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने ये देखा कि हमारे विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और जिससे देश को बड़ा वित्तीय नुकसान भी हो रहा है, क्यों ना इस घोटाले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की जाए, प्रधानमंत्री साहब से की जाए। तो सत्येंद्र दुबे ने 2003 में एक शिकायत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यालय में दी। वो शिकायत जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंची, इससे पहले कि उस शिकायत पर कोई कार्रवाई होती, उससे पहले ही सत्येंद्र दुबे का कत्ल हो गया। ये बात तब की है जब आरटीआई कानून या आरटीआई एक्ट नहीं आया था। 2003 का ये किस्सा है। उसके बाद 2005 में आरटीआई एक्ट आता है। उसके बाद भी ऐसे मामले नहीं रुके और तो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विकिपीडिया के मुताबिक 300 ऐसे मामले हैं जहां आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ अनहोनी हुई है और इसमें से भी 90 से 100 मामले तो ऐसे हैं जहां आरटीआई कार्यकर्ता का कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया। खैर, ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम किया। ऐसा ही एक किस्सा, ऐसी ही एक कहानी, ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपको मिलवाएंगे, जिसके संदर्भ में कई बातें हैं जो कही जा सकती हैं, पर मैं एक बात है जो आपको बताना चाहूँगा। जिस शख्स से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, वो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके बीच वो पहचान के मोहताज नहीं हैं। वैसे तो इंसाफ पसंद और भ्रष्टाचार विरोधी हर शख्स उन्हें बेहद प्यार करता है। उनका नाम है डॉक्टर R.K. सिंगला और डॉक्टर R.K. सिंगला को पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जिंदल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आरटीआई के क्षेत्र में और शिक्षा में हो रहे घोटालों को या करप्शन को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो आरटीआई के माध्यम से काम किया है, उसके लिए उन्हें ये जिंदल अवार्ड दिया गया। वो भी तब जब उनके साथ वाली बगल की कुर्सी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी वही अवार्ड लेने के लिए बैठे हुए थे और उनके साथ एक और शख्स जिनका नाम है अन्ना हज़ारे, उनको भी उसी दिन उनके कार्य के लिए जिंदल अवार्ड दिया गया था। तो पहचान के मोहताज तो नहीं हैं, पर आज हमारे साथ डॉक्टर R.K. सिंगला मौजूद हैं। इनसे बेहद दिलचस्प बातचीत करनी है आरटीआई को लेकर के और किसी एक प्रपोजल को लेकर के। सिंगला साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या मुझे प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं ताकि मैं अपने जो आरटीआई में उजागर हुए घपले और घोटाले हैं उनको उजागर कर सकूं, उनको जनता के सामने ला सकूं। डॉक्टर साहब, आप बेहद हिम्मत वाला काम कर रहे हैं। सच बोलना आज के दौर में कोई आसान काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, आपको वैसे ही सलाम है। पर डॉक्टर साहब, आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्लियामेंट कही जाने वाली सिंडिकेट में एक प्रपोज़ल दिया जाता है और अपने आप में अगर उस प्रपोज़ल को हम असंवैधानिक भी कहें तो शायद वो गलत नहीं होगा। उस प्रपोज़ल पर भी हम आएंगे, क्योंकि इस प्रपोज़ल में ये कहा गया है कि एक घई साहब हैं और एक डॉक्टर R.K. सिंगला और कुछ और लोग हैं जिनका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, ऐसा प्रपोज़ल है, यानी कि एंट्री बैन की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी से।
वो कागज़ भी आपको प्रपोज़ल दिखाएंगे, वो हमारे पास मौजूद है, हमारे तक पहुंच चुका है। पर उससे पहले डॉक्टर सिंगला, आपसे एक सवाल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनका आपसे इतना प्यार क्यों है भी इस प्रपोज़ल तक की नौबत आ गई? आपका प्रवेश प्रतिबंधित करने की नौबत, एंट्री बैन पंजाब यूनिवर्सिटी में करने की नौबत क्यों आई डॉक्टर सिंगला की? देखो, वैसे तो इसमें ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारी या सेनेट सिंडिकेट के मेंबर ही बता सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है, उनको मेरे से ऐसा क्या खतरा है कि उनको मेरी एंट्री बैन करनी पड़ रही है। पर यहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पिछले 3 दशकों से, जब आरटी एक्ट आया भी नहीं था, मैं लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहे घपले और घोटालों को जनता के सामने ला रहा हूँ। 2005 में एक्ट आने के बाद फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि पहले सबूत कम मिलते थे, अब सबूत थोड़ा सा आसानी से मिलने लगे और ज़्यादा घपले और घोटाले बाहर आ रहे हैं। तो इसमें से मैं कुछ याद दिलाना चाहूँगा। जो कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका, या पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपका ज़्यादा प्रेम बढ़ा, वो कारण बताएंगे? वैसे तो आरटी एक्ट में ही इनको परेशानी आती है कि जब हम आरटी एक्ट में किसी भी घपले या घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज मांगते हैं तो इनको देने में परेशानी इसलिए आती है क्योंकि बतौर प्रशासनिक अधिकारी ये उस घपले और घोटाले में शामिल होते हैं और बतौर सूचना अधिकारी इन्होंने सूचना देनी होती है। तो जाहिर है कि अगर ये सही कंप्लीट सूचना देंगे तो कोई और नहीं, ये खुद ही फंसेंगे। और दूसरी तरफ एपीलेट अथॉरिटी, रजिस्ट्रार, जो एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये उन्हीं के डिज़ाइन होते हैं जिनको नीचे वाले सूचना अधिकारी लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो उधर वो अपने जो मामले हैं उनको लागू करवाते हैं और इधर वो बतौर एपीलेट अधिकारी इनको प्रोटेक्ट करते हैं आरटी एक्ट में। तो ऐसे काफ़ी मामले हैं जो इनके अथक प्रयत्नों के बावजूद भी बाहर आने से रुक नहीं सके। तो उनमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूँगा। ये वो मामले हैं जो आपकी तरफ से उजागर किए गए, ये वो घोटाले हैं जो आपकी तरफ से बेनकाब किए गए? हाँ जी, ये उन्हीं घोटालों में से कुछ हैं जो मैंने पिछले मतलब आरटी एक्ट आने के बाद 15-20 सालों में उजागर किए हैं। प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए। हाँ जी, उनमें से एक जैसे फॉर एग्जांपल है फेक पीएचडी स्कैम, कि जिसमें वो डिग्री, सीएमजे यूनिवर्सिटी की वो डिग्रियां जो पूरे भारतवर्ष में जाली नकली डिक्लेयर हो चुकी थी और किसी और ने नहीं बल्कि खुद पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको फर्जी घोषित करते हुए सभी विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। कैसे एक केस है, जैसे एक कॉलेज के प्रिंसिपल और सेनेट के मेंबर डॉक्टर बीसी जोसन की बेटी मनदीप जोसन की इसी फर्जी पीएचडी पे बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को मान्यता दी गई, जो आज भी अपनी पोस्ट पे कार्यरत है। ये एक स्कैम है जो पिछले 10 सालों में बहुत हाईलाइट हुआ। वो अलग बात है कि अभी तक किसी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सभी आंखें मूंद कर बैठे हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं। हाँ जी, इसमें यूजीसी, एमएचआरडी, चांसलर, पुलिस, सीबीआई, विजिलेंस, ऐसा शायद कोई भी डिपार्टमेंट ना बचा हो जिसको मैंने इसकी शिकायत सबूतों समेत ना भेजी हो। लेकिन नकली सर्टिफिकेटों पे यहाँ नौकरी देना कोई ख़ास बात नहीं है। 5-6 वर्ष पहले भी आया था कि यहाँ हेल्थ सेंटर में एक किसी को क्लर्क रखा गया, उसने एक सेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया, क्लर्क की नौकरी हासिल की कॉन्ट्रैक्ट पे। जब रेगुलर करना था तो पोस्ट थी ड्रेसर की, उसके लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट थी। तो उन्होंने एक नया सेट डिज़ाइन करवाया सर्टिफिकेट्स का और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। पहली में डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशंस, सब्जेक्ट्स और हैं और दूसरे सेट में और है। जब आरटीए में जवाब मांगा तो आरटीए डाली और 1 घंटे में वो शख्स यूनिवर्सिटी छोड़ के भाग गए। उनका नाम था मिस्टर राजकुमार। एक तो आपने मामला बताया फर्जी डिग्री वाला, जो डॉक्टर बीसी जोसन की बेटी मनदीप जोसन का मामला है, जो उजागर किया गया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने एमबीए एडमिशन स्कैम उजागर किया, इसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर मीना शर्मा, जिनके बेटे गारविद शर्मा को एमबीए में एडमिशन दे दी गई, जबकि उनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं थी। उनकी कैट में मिनिमम 10% स्कोर जो जनरल कैटेगरी को चाहिए थे उनके नहीं थे, फिर भी उनको दाखिला मिला। मामला उजागर हुआ, बहुत शिकायतें गई, इसके बावजूद भी आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आज से 10-12 वर्ष पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ने 23 स्टूडेंट्स को बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्रियां दी थी। बीपीएड की डिग्री देने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहली थी
NCT नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्निशन, और दूसरी थी यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन। हालांकि उस कोर्स के लिए उस कॉलेज के पास, DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ के पास, ना रिकॉग्निशन थी और ना ही पंजाब यूनिवर्सिटी की अफिलिएशन, ना NCT की रिकॉग्निशन। इसके बावजूद भी उनको डिग्रियां दे दी गई। और यहाँ सेनेट सिंडिकेट की यूनिवर्सिटी अधिकारियों के पास, वाइस चांसलर के पास कितनी की रिस्पेक्ट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वकायदा सिंडिकेट सेनेट मीटिंग्स में हुआ था कि क्योंकि इनके पास रिकॉग्निशन और अफिलिएशन NCT की और पंजाब यूनिवर्सिटी की दोनों नहीं है, डिग्रियाँ रिलीज़ ना की जाए। इसके बावजूद भी वो डिग्रियाँ दे दी गई थी सेनेट सिंडिकेट को बाईपास करके। तो ये तीसरा मामला था। ये तीसरा मामला था। ये मामले थे जो एकेडमिक्स से जुड़े हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें फाइनेंशियल, तो उसमें सीमेंट स्कैम, जिसमें 1993-94 यानी कि आज से 30 वर्ष पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के SDO मिस्टर RK राय सीमेंट की बोरियां चोरी करते हुए मार्केट में, चोरी करके ले जाते हुए मार्केट में पकड़े गए थे। तत्कालीन SDO, तत्कालीन SDO, जिनको बाद में उसकी इंक्वायरी हुई, FIR भी दर्ज हुई, एक सदानंद इंक्वायरी कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट आई, जिसमें उसको गुनाहगार पाया गया, पर उस पर एक्शन लेने की बजाय उस रिपोर्ट को दबा के उसको SDO से एक्शन बना दिया गया। और जब हम RTA में पूछते हैं तो इनका एक ही जवाब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वो रिपोर्ट ट्रेसेबल नहीं है। जबकि मेरा ओपन चैलेंज है कि हालांकि RTA एक्ट पब्लिक को एक अधिकार प्रदान करता है कि वो इंस्टीट्यूशन से RTA में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे को RTA एप्लीकेशन डाले कि इनसे वो रिपोर्ट गुम हो गई है, मैं इनको वो रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। पर अफसोस तो ये है कि कहीं भी शिकायत करने के लिए मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, और क्योंकि ये रिपोर्ट का एक्चुअल पोजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है, वही सर्टिफाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इनसे मांग रहा हूँ, जो कि इनके रिकॉर्डों से गुम है। इनके मुताबिक देखो भाई, हैरानी वाली बात है, सीमेंट स्कैम हुआ, और डॉक्टर साहब अगला स्कैम बताएं उससे पहले, सीमेंट स्कैम हुआ और जिन पर इल्ज़ाम लगे तत्कालीन SDO राय साहब के खिलाफ कार्रवाई तो क्या करनी थी, उल्टा इनाम में उनको पदोन्नति दी गई, यानी कि प्रमोशन दी गई, और मेरे ख्याल से अब वो एक्सीएन हैं। अगला स्कैम ऐसे ही एक्चुअली वो एक्सीएन है कंस्ट्रक्शन ऑफिस की। कंस्ट्रक्शन ऑफिस में कोई एक दो स्कैम नहीं हुए सीमेंट के, और ये है ही घपले और घोटालों का घर। इसमें मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम स्कैम है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2009-10 में शुरुआत हुई थी 30-35 करोड़ से। आज उसका खर्चा 100 करोड़ के आसपास जा चुका है, और कोई पूछने वाला नहीं कि 30-35 करोड़ के एस्टीमेटेड बजट से शुरू होने वाली बिल्डिंग 100 करोड़ पे कैसे पहुंच गई, और कंप्लीशन का वक्त कब का निकल चुका है, लेकिन बिल्डिंग भी आज भी पूरी नहीं हुई। इसके बाद राजीव गांधी भवन है, वो बना था, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, उसमें से 90 लाख रुपया तो ऐसा खर्च हुआ जिसका इनके पास अभी तक कोई सैंक्शन लेटर भी नहीं है। फिर जब RTA में यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टीज़ निकलवाई मैंने, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बाहर से निकल के आई, जैसे पानीपत में इनके 2 प्लॉट है, अमृतसर में इनकी 3 स्टोरी बिल्डिंग है। जब पूछा गया कि पिछले 20 वर्षों में क्या वो जो बिल्डिंग्स है वो रेंट पे, लीज पे दी गई, उससे कितनी इनकम हुई, देखो दोनों ही मामलों में क्या आंसर दे रहे हैं कि जो पानीपत के प्लॉट है उसका स्पष्ट उत्तर बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों में वो रेंट पे, लीज पे नहीं दी गई। जबकि अमृतसर के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। अब सवाल तो सीधा है कि क्या वो किराए पे है और इनकम हो रही है, या किराए पे नहीं है और इनकम का यूनिवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। और उत्तर है कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के को ही नहीं पता कि इनकी बिल्डिंगें क्या कर रही हैं, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा। हो सकता है किसी की जेब में जा रहे हो, ये ना बताना चाहते हो। तो ऐसे ही कुछ और भी मैंने RTA डाली थी। एक मुझे याद है, आज से 7-8 वर्ष पहले जब पंजाब यूनिवर्सिटी दुहाई दे रही थी कि हमारे पास पैसों की कमी है, तो मामला UGC सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो वहाँ UGC ने कहा था कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारे रिकॉर्ड पेश करें कि पिछला पैसा का खर्चा कैसे आया है। और यूनिवर्सिटी उस टाइम खर्चे का रिकॉर्ड देने से भाग रही थी। उसी टाइम यूनिवर्सिटी की अकाउंट्स ब्रांच में संबंधित जो सेक्शन है उसको आग लग गई, और जरूरी जो दस्तावेज थे रिकॉर्ड जल गए। कितनी हैरानी की बात है कि जिस समय देश की सरकारें, UGC इनसे दस्तावेज मांग रही है खर्चे के, ब्रांच को आग लग जाती है और रिकॉर्ड जल जाते हैं। आज तक किसी को नहीं बताया, ये सार्वजनिक नहीं किया कि उस आग का, उस इंक्वायरी का क्या निकला। बड़ी हैरानी वाली बात है, जहाँ हिसाब पहले तो पैसे ले लिए,
पैसे और लेने थे, बजट की फंड्स और लेने थे, पर पिछला हिसाब ना देना पड़े तो आग लग जाती है। और इत्तेफाक इस चीज़ का है कि वही कागज़ जलकर खाक होते हैं जिनमें कहा जाता है कथित रूप से वो हिसाब किताब के कागज़ थे। खैर, अगला इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल की बजाय भाई भतीजावाद की बात करें, वो तो बहुत कॉमन है। मैं पिछले 3 दशकों से देख रहा हूँ कि जो नियुक्तियाँ होती हैं, चाहे वो टीचिंग की हो, नॉन टीचिंग की हो, उसमें भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और समय समय पे मैंने आरटीए में रिकॉर्ड निकलवा के उजागर करके उनको रुकवाया है। जैसे एक बार 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सिलेक्शन होगी, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। इससे पहले कि वो ज्वाइन करते, मैंने आरटीए डाल के उनको एक्सपोज किया और इन्होंने उनको ज्वाइन नहीं करवाया। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, पर पंजाब यूनिवर्सिटी उनको ज्वाइन नहीं करवा सकी थी। वैसे बहुत मामले हैं, पर यहाँ मैं एक मामले का खास तौर पे जिक्र करूँगा। वो है पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण कुमार की पत्नी डॉक्टर नीरा ग्रोवर की बैकडोर अपॉइंटमेंट एज प्रोफेसर इन म्यूज़िक, जिसको मैंने कोर्ट में भी चैलेंज किया था। सिंपल मामला था कि पंजाब यूनिवर्सिटी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की प्रोफेसर की पोस्ट खाली थी 1992 में। 2012 में प्रोफेसर ग्रोवर की नियुक्ति होती है बतौर वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके 7 दिन बाद ही मीटिंग होती है। यहाँ एक रिक्वायरमेंट पेश की जाती है कि इमीडिएटली यूनिवर्सिटी को एक प्रोफेसर चाहिए म्यूज़िक में। तो उन्होंने डॉक्टर नीरा ग्रोवर को एमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपॉइंट किया, कब? 2012 में। और वो तब तक इस यूनिवर्सिटी में चले जब तक प्रोफेसर ग्रोवर की सेकेंड टर्म 6 वर्ष बाद पूरी नहीं हो चुकी। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 ही तरीके हैं प्रोफेसर लगने के, एक सिलेक्शन, एक प्रमोशन। ना उनकी सिलेक्शन हुई, ना उनकी प्रमोशन, लेकिन इसके बावजूद भी वो बतौर प्रोफेसर 6 साल यहाँ लगे रहे, एमरजेंसी प्रावधानों का दुरुपयोग करके। तो ये भाई भतीजावाद नहीं हुआ ना, ये तो पति पत्नीवाद हो गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई थी कि सेम केस पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान लाहौर में भी हुआ था। अच्छा। हाँ, देश आज़ाद होने से पहले जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी लाहौर में थी। देश आज़ाद हुआ, यूनिवर्सिटियाँ 2 बनी, एक लाहौर में और एक चंडीगढ़ में आ गई। तो वहाँ के भी वाइस चांसलर ने अपनी वाइफ को बैकडोर अपॉइंटमेंट करवाई, यहाँ भी पंजाब यूनिवर्सिटी में। वहाँ भी किसी ने चैलेंज किया, यहाँ भी चैलेंज हुआ। वो अलग बात है कि वहाँ उनको निकाल दिया गया था और यहाँ वो अपनी टर्म पूरी करके गए हैं। वैसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है ना भी इमीडिएटली या इमरजेंसी कोटे में उनको रखा गया, जैसे भी है ना प्रावधान से रखा गया। तो आजकल गाना बहुत एक वायरल हुआ है सागर दी वोटी, उसमें भी ये इमीडिएट वाला वर्जन है भी सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चला, इमीडिएटली है कोई मेरी मजबूरी मैनू भी ड्राइवरी सिखा। वो भी इमीडिएटली इनको फिर प्रोफेसर ग्रोवर की जो धर्मपत्नी थी मैडम ग्रोवर, उनको भी इसीलिए फिर इमीडिएटली रख लिया होगा ना। सागर की वोटी वाला गाना भी बड़ा पुराना है, तो शायद उससे ये इंस्पायर्ड हों। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की कारगुजारी तो नज़र आती है, डॉक्टर नीरा ग्रोवर की भी आती है, क्योंकि जो उनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी थी SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई, यहाँ वो बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे। यहाँ से एज बतौर एमरजेंसी प्रोविज़न के तहत उनको लाया गया। तो जब वहाँ से पता चला कि वहाँ प्रोफेसर कैसे बने, उनके रिकॉर्ड दिए जाए। पहला सवाल था कि सिलेक्शन के थ्रू थे या प्रमोशन। तो उन्होंने बताया कि ना वो सिलेक्शन के थ्रू आया, ना वो प्रमोशन, वो नॉमिनेट हुए थे। जबकि इंडिया में प्रोफेसर्स अपॉइंटमेंट बाय नॉमिनेशन हमने आज तक नहीं सुनी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, पेरेंट यूनिवर्सिटी में भी किया था। डॉक्टर साहब, ये तो मेरे ख्याल से कई मामले ऐसे हो गए हैं, मेरे ख्याल से अभी भी गिनती ख़त्म नहीं होगी अगर हम आपकी बात करें। तो क्या यही वो कारण है जिनकी वजह से जो मैं प्रपोज़ल की बात कर रहा हूँ, जो सिंडिकेट में प्रपोज़ल आया है, क्या ये कारण आप मानते हैं भी इन्हीं कारणों की वजह से आया है? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं। क्योंकि अगर ये माना जाए कि मेरे द्वारा उजागर किए गए घपले और घोटाले और लगातार बढ़ती हुई RTA एप्लीकेशन और RTA केसेस इसकी वजह नहीं है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी स्पष्ट बताए कि आखिर वो क्या कारण थे जिससे मेरी एंट्री से इनको डर है। आफ्टर ऑल ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, टैक्स पेयर्स की मनी से चलता है, तो पब्लिक जानना चाहेगी कि पब्लिक में से कौन सा व्यक्ति यहाँ एंटर कर सकता है, कौन सा नहीं, और जो नहीं कर सकता वो क्यों। उसके कोई रूल रेगुलेशन भी होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के, UGC के या अपने कैलेंडर और एक्ट के मुताबिक चलती है। तो ऐसे कौन से प्रोविज़न है, डायरेक्शंस है, ऑर्डर्स है, स्टैट्यूट्स है जिसके तहत ये मेरी एंट्री बैन करने की प्लान कर रहे हैं। हम उस पर आएंगे, लेकिन जो प्रपोज़ल दिया गया आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रपोज़ल दिया गया है वरिंदर सिंह जी की तरफ से। ये सेनेटर हैं या सेनेट मेंबर हैं,
मीटिंग में इन्होंने ये प्रपोजल रखा है। अब डॉक्टर साहब से लाइन वाइज लाइन, 4 लाइनें हैं इस पहले की, इस प्रपोजल की, इनसे लाइन वाइज लाइन इसका मतलब समझेंगे। डॉक्टर साहब पहली लाइन में श्री वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं, मैं अंग्रेज़ी में है, ये अंग्रेज़ी में ही पढ़ूंगा, आप इसका अनुवाद करिए और इसका क्या मतलब निकलता है वो रेक्टिफाई भी कीजिए, दर्शकों को पता चले। Shri Virendra Singh said that the entry of the person, namely Shri Tarun Ghai, in the campus who is neither a student nor a teacher and has no work in Punjab University should be restricted. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर तरुण घई जो एक टीचर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेज में, उनकी एंट्री बैन की जाए, क्योंकि ना वो स्टूडेंट है, ना वो टीचर हैं और ना ही उनका कोई यूनिवर्सिटी से लेना देना है। अब सवाल ये है कि क्या आज की डेट में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में सिर्फ वही लोग एंटर करते हैं जो स्टूडेंट, टीचर या जिनका लेना देना, जिनका तीनों में से कुछ नहीं, क्या वो नहीं करते? तो अगर ऐसा नहीं है तो इन्होंने प्रोफेसर तरुण घई को ही इस चीज़ के लिए क्यों चुना, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, देर आर सम RTI एक्टिविस्ट्स लाइक मिस्टर R.K. सिंगला एंड सम अदर पर्सन्स for whom written notices should be issued regarding banning their entry in Punjab University campus. तो इसमें एक तो R.K. सिंगला एंड अदर पर्सन्स, ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, बात एंट्री बैन करने की चल रही है, तो क्या पब्लिक ये जानना नहीं चाहेगी कि जिनकी एंट्री बैन हो रही है उनसे क्या खतरा है और किस रूल के तहत एंट्री बैन कर रहे हैं? और दूसरी बात है अदर पर्सन्स, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम एंट्री बैन कर रहे हैं और उनसे पंजाब यूनिवर्सिटी को खतरा है तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि वो अदर पर्सन्स कौन है, तो उनका नाम भी इनको ओपन करना चाहिए। तो ये वही होंगे ना जो RTI के माध्यम से इनको घोटालों के जवाब इनसे मांगते होंगे और इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते होंगे, तो भविष्य में भी कोई ऐसे हो सकते हैं अभी भी कोई ऐसा हो, तो हो सकता है अदर्स में ये उनका नाम वहाँ फिट कर दिया जाए। पर बात ये बेहद गंभीर है और असंवैधानिक बात जो ये की जा रही है। खैर आगे वो लिखते हैं, द इम्प्रेशन ऑफ दिस पर्सन्स इज एमर्ज्ड आउटसाइड यूनिवर्सिटी इज दैट दोज पर्सन्स हु आर कैपेबल इन मेकिंग प्रेशर ऑन अथॉरिटीज कुड गेट देयर जॉब्स डन। ये गंभीर आरोप है। इसमें भी मिस्टर वीरेंद्र सिंह जो है उनको बताना चाहिए कि उनके पास ऐसे कौन से दस्तावेज़ हैं, कौन से रिकॉर्ड हैं, कौन से सबूत हैं, कौन सा आधार है जिसके तहत उनको पता चला कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ पे कभी भी कोई प्रेशर डाला है या कोई काम करवाया है। तो मिस्टर वीरेंद्र सिंह को चाहिए था कि ये एलिगेशन लगाने से पहले वो काम बताते जो मैंने आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी से करवाया है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पिछले 43 सालों से जुड़ा हूँ, सिंस 1980, जब मैंने यहाँ से प्री यूनिवर्सिटी क्लास पास की थी। तो मैं बतौर स्टूडेंट एक एफिलिएट कॉलेज में टीचर, रिसर्चर और बाद में एज RTI एक्टिविस्ट 43 सालों से जुड़ा हूँ। 43 वर्षों में क्या एक भी इनके पास ऐसा काम है जो मैंने यूनिवर्सिटी को प्रेशर डाल के करवाया हो? इनको वो बताना चाहिए। लेकिन यहाँ से जो मैं मतलब समझ सकता हूँ, ये कह रहे हैं कि कैपेबल इन मेकिंग प्रेशर ऑन अथॉरिटीज़। अगर हम इसके सही मायने में मतलब देखें तो डॉक्टर R.K. सिंगला जी जब घोटाले के बारे में सवाल पूछते हैं ना, तो जवाब देना बेहद मुश्किल होता है और प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पर। तो चाहकर या ना चाहकर भी वो भ्रष्टाचार कर नहीं पाते, तो प्रेशर तो बनता है। हो सकता है वो ये भी कहना चाहते हो कि उन्होंने कोई मिस्टर वीरेंद्र सिंह ने खुद या पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई सर्वे करवाया हो, कोई पब्लिक का ओपिनियन करवाया हो जिससे ये चीज़ बाहर आई हो, पब्लिक ने कहा हो। तो इनको चाहिए कि वो डाटा, वो ओपिनियन, वो रिकॉर्ड सार्वजनिक करें जिसके आधार पर इनको लगता है। बल्कि अगर कहने की बात है, कहने को तो पब्लिक भी बहुत कहती है कि 1882 में बनी हुई इस यूनिवर्सिटी कभी पूरे दुनिया में जानी जाती थी अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए, और आज क्या घपले और घोटालों के बिना यहाँ कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कोई सर्वे करवाया है आपके संबंध में, तो सर्वे इनको ये भी करवाना चाहिए कि कैसे डॉक्टर BC जोशन की बेटी मनदीप जोशन फर्जी PhD की डिग्री पर अभी भी कार्यरत हैं, तो उस पर लोग क्या कहते हैं, सर्वे वो भी करवाइए। उसके बाद सीमेंट स्कैम को लेकर R.K. राय साहब इनाम में एक्सियन बना दिया, SDO होते थे जब स्कैम हुआ, एक्सियन बन चुके हैं, तो वो भी सर्वे करवाइए, क्या वो ठीक है। प्रोफेसर मीना शर्मा का बेटा गार्वित शर्मा, जिसके पास एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, वो एलिजिबल ही नहीं था एडमिशन के लिए, उसको एडमिशन दे दी गई, किस बच्चे का हक मारा क्या सर्वे करवा के पूछा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। खैर बातें बहुत लंबी हैं, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आखिरी जो लाइन है उसमें, हैंस स्ट्रिक्ट ऑर्डर शुड बी इशूड दैट दोज पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी।
आप कौन से अफेयर्स में वहाँ इंटरफेयर करते हैं जाकर? इस लाइन से इन्होंने जो चीज़ छुपाने की कोशिश की है वो अपने आप बाहर आ जाती है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 15 वर्षों में सिवाय आरटीआई के तहत डाली गई फर्स्ट अपील की आर्गूमेंट्स के हियरिंग के अलावा कभी गया ही नहीं, और वो भी हियरिंग किसी भी विभाग में? किसी भी विभाग में मैं ना जाता हूँ, ना मेरा कोई काम है, ना कोई लेना देना, ना मुझे इंटरेस्ट है, ना मेरे पास वक्त है। अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया हूँ तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जिसमें मैं फर्स्ट अपील की हियरिंग के लिए जाता हूँ। वो भी पहले मैं 2010 तक जाता था, 2010 से लेके 2023 तक मैं कभी भी नहीं गया। 13 वर्षों बाद अब जबकि कोरोना कोविड पीरियड चला गया, हर एक चीज़ ऑनलाइन से इन पर्सन हो चुकी है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जो प्रेफर करती है कि एपिलेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस से दूर रखा जाए ताकि वो हियरिंग के लिए यहाँ ना आए। तो पहली बार अभी 2023 के एंड में या 24 में जब मैं फर्स्ट अपील की हियरिंग के लिए गया तब इनको परेशानी आई, जिसका जो इस चीज़ से स्पष्ट होती है कि पहले जब मैं हियरिंग में गया फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ एडवोकेट मिस्टर जगमोहन सिंह भट्टी गए थे टू असिस्ट मी इन द कंडक्ट ऑफ हियरिंग। इन्होंने अलाउ किया। जब मैं दूसरी बार गया तो कहते हम हियरिंग में असिस्टेंस अलाउ नहीं करते। आज देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर कोर्ट में वकील अलाउड है आर्गूमेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए। आरटीआई में भी हर लेवल पे असिस्टेंस अलाउड है, और यहाँ तक कि इनके अपने पास भी 10 दिन पहले मैं जब हियरिंग के लिए गया था तो असिस्टेंस अलाउड थी। बट अब अचानक इन्होंने कह दिया कि हम असिस्टेंस भी अलाउ नहीं करेंगे, खुद बोलना है बोलो, तो नहीं तो जाओ। और इससे भी हैरानी की बात हुई कि इनके साथ बैठे एक मिस्टर सुशांत बातिश, जो अपने आप को असिस्टेंट लॉ ऑफिसर कहते हैं, वो भी हियरिंग के दौरान बदतमीजी करते हैं। अब हियरिंग में जो अधिकार है वो सिर्फ एपिलेट अथॉरिटी का है कि वो सुने और अपना जवाब दें, और किसी का नहीं। तो पिछली बार मैं जब हियरिंग में गया था तो 10 लोग अंदर बैठे हुए थे, मैं नहीं जानता वो कौन थे। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि इनके नाम रिपोर्ट में उजागर किए जाएं, लेकिन इन्होंने वो नाम उजागर नहीं किए, बल्कि नेक्स्ट टाइम ये कह दिया कि हियरिंग के दौरान मुझे अकेले ही अंदर आना पड़ेगा। तो इसमें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से एंट्री बैन कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके माइंड में खिचड़ी पक रही है आरटी एक्टिविस्ट या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों के खिलाफ, उससे ज़रूरत है कि जो आरटीआई अपील की हियरिंग्स हैं या जो भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ है जो भ्रष्टाचार से जुड़ी है, उसकी सुनवाई, हियरिंग्स, हर एक चीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और पब्लिक को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में अंदर जाते हुए रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोई किसी किस्म का रिस्क ना हो। और अगर ये सही हैं, पारदर्शी हैं, जवाबदेह हैं, तो इनको हियरिंग्स रिकॉर्डिंग के अंडर, कैमरा के अंडर करवानी चाहिए। सर, कानून भी जैसे आपने बताया है, कानून भी हर एक व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो कानूनी तौर पर अपने साथ कोई असिस्टेंस के लिए कोई वकील या कोई ज्ञानी, कोई सज्जन उसको ले जा सके, और आरटीआई एक्ट में भी इसका प्रावधान है। फिर क्या जो ये इनका ये फरमान है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार हैं वाईपी वर्मा जी, उन्होंने ये आपको कहा है? हाँ जी। और तो क्या ये उनका फरमान ये असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है कि अकेले आइए, असिस्टेंस के लिए किसी को साथ में मत लाइए वरना आइए ना? क्या ये असंवैधानिक और गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी तो है ही है। ये भी शो करता है कि जो रजिस्ट्रार हैं, जो हाईएस्ट ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार, सर मैं कहूँगा आप सही बोलिए, और वो रजिस्ट्रार नहीं है, वो ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार। पहले तो ये भी अपने आप में है कि जब रजिस्ट्रार की पोस्ट 4 सालों से खाली पड़ी है, क्या देश की 140 करोड़ आबादी है, इनके पास एक भी व्यक्ति नहीं जिसको मेरिट के आधार पे नियुक्त किया जाए? वो भी ऐसे लोग हैं, माफ़ी चाहूँगा, मैं कहना नहीं चाहता था, पर ये वो सज्जन हैं वाईपी वर्मा जी, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार, जिनको किसी भी मसले को लेकर के कॉल कर लीजिए, इनकी जवाबदेही कहीं भी नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये सवालों से इतना भागते हैं, और भागते क्यों हैं? आपने कोई चोरी की है क्या, या आप भागीदार रहे हैं किसी भ्रष्टाचार में? अगर रहे हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर अगर नहीं रहे तो जनाब आपकी ड्यूटी बनती है। आप सरकारी खजाने से, यूनिवर्सिटी के या पब्लिक फंड से आप मोबाइल अलाउंस भी लेते हो, आप पब्लिक के प्रति जवाबदेह हो, आप सवालों से भागते क्यों हैं? एक भी फ़ोन ये नहीं उठाएंगे। हमारे पास लाइन लगी है इनकी लिस्ट की, जब हमने इनको फ़ोन किया इन्होंने एक भी फ़ोन नहीं उठाया।
तो मतलब जवाबदेही तो किसी की भी नहीं है ना। वाइस चांसलर मैडम फ़ोन उठाने के राजी हैं, वो मैसेज कर देंगे जी रजिस्ट्रार साहब से पूछ लीजिए। अब मैडम को तो ये भी शायद ज्ञात होना चाहिए कि वो रजिस्ट्रार नहीं है, वो ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार है। खैर, हम अपनी बात पर वापस आएंगे। इनकी जवाबदेही का एक चीज़ ये भी है ना कि ये जो नागरिक को अधिकार दिया है सूचना मांगने का, ये देश के हर नागरिक को अधिकार दिया है। वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, वो हो सकता है इस काबिल ही ना हो कि लिख सकें, पढ़ सकें या बोल सकें, इसलिए उनको असिस्टेंस का प्रावधान दिया है। तो उनके लिए तो असिस्टेंस अलाउड नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हैं, रजिस्ट्रार की पोस्ट पे, वो अपने साथ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर को लेके और 10 और लोगों को लेके बैठे हैं। अब असिस्टेंस की जरूरत एक उस व्यक्ति को है जो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा है, ना कि भारत के एक आम नागरिक को। इस तरीके से क्या ऐसे पारदर्शिता आएगी? मुझे आपकी बात सुनकर एक किस्सा वैसे ही याद आ गया। जनरल जो हमारे आप कह सकते हैं दादा दादी नाना नानी ये किस्से सुनाते होते थे, अक्सर हम सुनते रहते हैं। और इस कहानी से, इस किस्से का कोई लेना देना नहीं, कोई अपने आप को इससे जोड़कर ना देखे। कहते हैं जंगल में जब जंगल राज चल रहा था तो शेर अकेला घूम रहा था और वो जा रहा था कह लीजिए शिकार करने, और सामने से एक झुंड आ गया भेड़ों का या गिद्दड़ जिसे हम कहते हैं। वो गिद्दड़ आ गए, 8-10 इकट्ठे आ गए, कहते हैं हम शेर का शिकार करेंगे। और शेर अकेला था, वो फिर भी उसका शिकार नहीं कर पाए, क्योंकि शेर जो था वो ताकतवर था, बुद्धिमान था और वो सच्चा था। तो मुझे वैसे किसी का कोई अपने आप को गिद्दड़ या भेड़ ना समझे अपने आप को, मैंने किसी को शेर भी नहीं कहा, कोई अपने आप पर ना लेके जाए। मुझे वैसे ही किस्सा याद आ गया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, मैं एक बात कहूँगा, शिकार से मुझे बात याद आ गई। मैंने आंकड़े अभी शुरू में बताकर भी हटा हूँ कि 300 से ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ अनहोनी के मामले अब तक सामने आ चुके हैं जो गूगल पर पड़े हैं, जिनमें से 90 से 100 तो ऐसे हैं जिनमें आरटीआई कार्यकर्ताओं का कत्ल हो चुका है। तो कभी डॉक्टर आर.के. सिंगला को डर नहीं लगा? अब तो सीधे तौर पर, या कहें अंग्रेज़ी में इनडायरेक्टली, अब तो ऐसी धमकियाँ भी, ऐसे इशारे भी होने लगे हैं भाई साहब, एंट्री बैन है, अब कहीं ज़िंदगी बैन ना हो जाए। नहीं, इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि मैं अपने जो कोर्ट के केसेस इन पर्सन प्लीड करता हूँ। मुझे आज भी याद है, काफ़ी वर्ष पहले जब मैं एक कोर्ट में अपना केस इन पर्सन प्लीड कर रहा था, तो जज साहब ने मेरे से पूछा था, चंडीगढ़ के बाहर की बात है, कि आप यहाँ तक आए हो, आपको लगता है कि आप चंडीगढ़ वापस जाओगे? क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने पंगा लिया है, आपको अंदाज़ा ही होगा वो क्या करवा सकते हैं। तो मैंने ये जवाब दिया था कि अगर मैं इतना सोचता तो यहाँ तक आते ही ना, अगर आया हूँ तो सोच के ही आया हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब ये काम करते हैं तो इन चीज़ों का हिसाब किताब ना रखा जाता है, ना सोचा जाता है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और वो लोग जो ये प्रपोज भी कर रहे हैं कि इनकी एंट्री बैन की जाए, और वो लोग जो ये कह रहे हैं किसी अधिकारी को, डीसी को कि नोट करिए, वो ये याद रखें या वो ये बताएं भी कि आप ज़िंदगी में कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ बैठे भी हो, कभी उनसे रूबरू मिलने का मौका आपको मिला है। शायद ऐसी किस्मत आपकी नहीं होगी, पर डॉक्टर R.के. सिंगला वो शख्स हैं जिनको जिंदल अवार्ड मिला, वो भी तब जिस दिन, जिस मौके, जिस समारोह में वही जिंदल अवार्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला था, उनकी कार्यशैली के लिए, उनके कार्य के लिए। और डॉक्टर R.के. सिंगला को वो अवार्ड मिला था क्योंकि आरटीआई के माध्यम से इन्होंने शिक्षा में भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और लगातार अब भी संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये वो शख्स हैं जिनको अन्ना हज़ारे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ अवार्ड मिला, वही अवार्ड जो डॉक्टर कलाम को मिला और अन्ना हज़ारे को मिला। और आपने तो कभी शायद उन दोनों में से किसी का चेहरा ना देखा हो, ना अब्दुल कलाम का, ना अन्ना हज़ारे साहब का। तो थोड़ी तो शर्म करिए। आप किसकी एंट्री बैन करने के बारे में सोच रहे हैं? थोड़ी सी अगर आप में गरिमा बची है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहे कई किस्से तो घोटालों के इन्होंने सुना दिए हैं नाम लेकर के, और आपको उससे भी ज़्यादा पता होंगे। तो अपनी जवाबदेही को निश्चित कीजिए और अपनी जवाबदेही के माध्यम से उन घोटालों पर पूर्ण विराम लगाइए, नहीं तो आरटीआई का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और सिर्फ डॉक्टर सिंगला ही नहीं, इंसाफ पसंद और भ्रष्टाचार विरोधी हर शख्स डॉक्टर R.के. सिंगला के साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो
आपको हमने बताया किस तरह से एक प्रपोजल पंजाब यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। क्या वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आरटीआई कार्यकर्ता लोगों के सामने सच को ना ला सके? क्या वो सिर्फ इसलिए प्रपोजल दिया जाता है कि जब आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार की पनाहकार बनी बैठी पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से भ्रष्टाचार को लेकर सवाल करते हैं तो उन बेचारों के पास जवाब नहीं होता? तो क्या ये प्रपोजल सिर्फ उन सवालों से बचने के लिए किया जा रहा है, या फिर आम लोगों के पैसों से चलने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहे घोटाले या लोगों के पैसों के हो रहे दुरुपयोग को ना रोका जा सके, या फिर इसलिए ये प्रपोजल दिया गया है? ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी ही बताएंगे। पर जिन्होंने ये प्रपोज किया था, यानी कि वीरेंद्र सिंह जी, उनसे हमारी बात हुई है और वो बात बेहद दिलचस्प है। बात बेहद दिलचस्प है, सुनने वाली बात है। किस तरीके से वो भी सवालों से भागे हैं। उन्होंने बिल्कुल तीर की तरह सीधे सवालों के जलेबी की तरह जवाब दिए हैं। वो आपको सुनाएंगे और साथ में ये भी सुनाएंगे कि जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो भागा किस तरह से जाता है। ये सब आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में, जिसमें हमारी बातचीत हुई है वीरेंद्र सिंह से, जिन्होंने ये असंवैधानिक प्रपोजल सिंडिकेट में पेश किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।